हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और एक बार फिर से हम लोग यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर के बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। और ये क्वेश्चंस आईबीपीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। क्या रहता है लेवल? डे 1 में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया, जहां मुझे उम्मीद है कि वहां पे जो 40 क्वेश्चंस डिस्कस हुए थे वो आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे, नोट डाउन भी किए होंगे। अगेन आज के सेशन में आप 40 में कितना स्कोर करते हैं, चैलेंज है। अक्सर हम लोग देखते हैं एग्जाम में कैंडिडेट्स वो क्वेश्चन भी गलत कर देता है जो उसको आता है। ये करने से बचना है और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब प्रैक्टिस आपकी सॉलिड होगी और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड होगी। यानी उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बार बार पढ़ना है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए एक बार, हम सबका मकसद एक ही है, क्या? चीन टपाक डमडम, यानी कंप्यूटर में मैक्सिमम स्कोर करना, आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम में सक्सेसफुल होना और सिलेक्शन लेना। और यहां पर कंप्यूटर एक गेम चेंजर के तरीके से साबित होगा। अगर आप 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो एक एक्स्ट्रा एज आप सबको मिलेगी। तो आइए इसी उद्देश्य, इसी मिशन के साथ आज के सेशन के क्वेश्चंस को एक बार करते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर का फुल कोर्स लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि पेपर का लेवल कितना भी टफ क्यों ना हो, एक बार कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ ले, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगा ले और टॉपिक वाइज डेप्थ में जाकर पढ़ लें, बिल्कुल बेसिक से डेप्थ में, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चंस को करने में ज्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चंस और ज्यादा आसानी से जल्दी आप कर पाएंगे। यहां पर आपको इस कोर्स में क्या क्या मिल रहा है? वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट। 15 मार्च से ये कोर्स आपका स्टार्ट था जो अब ओवर हो चुका है। तो सारे के सारे सेशंस यहां पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे, जिनको आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। इसकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर की मदद से। फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस कोर्स से एनरोल कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन या डाउट के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? क्या सर ये कोर्स सफिशिएंट है? क्या इसके अलावा भी कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम को लेकर। हैव अ लुक गाइस। प्रीवियस सेशन यानी डे 1 में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर सभी ने सही दिया। क्या था ये क्वेश्चन? डैश प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट एंड मोस्ट होम एंड बिजनेस नेटवर्क। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट और अधिकांश घरेलू और व्यावसायिक नेटवर्क की नींव है? अगर इंटरनेट की बात करें, होम एंड बिजनेस नेटवर्क की बात करें, तो बेसिक प्रोटोकॉल मानी जाती है कौन सी? टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, जो कि फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल है, होम और बिजनेस नेटवर्क में प्रयोग की जाती है। तो आंसर है टीसीपी आईपी। एचटीटीपी क्या होगा? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का नाम बताइए तो आंसर होता है एचटीटीपी। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर क्वेश्चन में दिया होता अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का काम कौन सी प्रोटोकॉल का है, तो आंसर हो जाता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। टेलनेट प्रोटोकॉल की बात करें, ये रिमोट नेटवर्क प्रोवाइड करता है। रिमोट का मतलब दूर बैठकर हम किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, और इसके पीछे जो प्रोटोकॉल काम कर रही है वो है टेलनेट। डीएचसीपी की बात करें तो दैट इज डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन करती है या डायनेमिक असाइन करती है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक या आईपी एड्रेस को डायनेमिक असाइन करने की बात होगी तो आंसर हो जाएगा डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। विच फीचर इन एमएस वर्ड इज यूज्ड टू शो स्टैटिस्टिक्स अबाउट पेजेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स,
पैराग्राफ एंड लाइंस। बताइए एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा फीचर है जिसका उपयोग करके आप पेज, शब्द, कैरेक्टर, पैराग्राफ और लाइनों के बारे में आंकड़े दिखाने के लिए किया जाता है कि हमने कितने पेजेस टाइप करे, कितने वर्ड्स टाइप करे, कितने कैरेक्टर्स टाइप करे, कितने पैराग्राफ टाइप करे या कितनी लाइंस टाइप करी। इसके लिए जो ऑप्शन गिवन है वो है दैट इज कॉल्ड वर्ड काउंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्ड काउंट। एमएस वर्ड में जैसे ही आप वर्ड काउंट फीचर पे क्लिक करते हैं तो आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स दिखाई दे जाती है, जिसमें पेजेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ, लाइंस, टेक्स्ट नोट, फुटनोट और एंड नोट जैसे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन वर्ड काउंट इन एमएस वर्ड 365? एमएस वर्ड 365 में वर्ड काउंट खोलने की शॉर्टकट की क्या है? यही वर्ड काउंट जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या होगा आंसर? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल शिफ्ट जी टू ओपन दी वर्ड काउंट। कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाएंगे और जी दबाएंगे, इससे क्या होगा, जो वर्ड काउंट का फीचर है, जो डायलॉग बॉक्स है, वो अपीयर हो जाएगा आपके सामने, ये वाला। अब ये जो कंट्रोल शिफ्ट जी जो शॉर्टकट की है वर्ड काउंट ओपन करने की, ये वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता कहां पर है? रिव्यू टैब के अंदर। रिव्यू टैब पर स्पेलिंग एंड ग्रामर, थेसोरस और इसी के साथ में आपको मिलेगा वर्ड काउंट। तो अक्सर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि स्पेलिंग और ग्रामर कहां मिलता है? रिव्यू टैब में। थेसोरस ऑप्शन कहां मिलता है? रिव्यू टैब में। या वर्ड काउंट फीचर कहां मिलता है? रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में इनके साथ साथ रीड अलाउड, रीड करने का फीचर, चेक एक्सेसिबिलिटी, कोई एरर तो नहीं, ये चेक करने की बात, ट्रांसलेट, लैंग्वेज जैसे फीचर भी मिलते हैं, तो इन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट, पेज साइज एंड पेज ओरिएंटेशन ऑप्शंस आर फाउंड अंडर विच टैब इन एमएस वर्ड 365? वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। एमएस वर्ड 365 में पेज साइज या पेज ओरिएंटेशन विकल्प किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? पेज का साइज कुछ भी हो सकता है, A3, A4, B3, B4 पेज के साइजेस होते हैं। पेज ओरिएंटेशन मतलब लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। ये ऑप्शन आपको आखिरकार मिलता कहां पर है? रिव्यू, व्यू, इंसर्ट, रेफरेंस या लेआउट। अगर एमएस वर्ड के पेजेस के रिगार्डिंग कोई भी बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? पेज लेआउट, यानी लेआउट में जाकर आप इसको बदल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज लेआउट। एमएस वर्ड आप ओपन करेंगे, लेआउट पर आप क्लिक करेंगे और लेआउट पर क्लिक करने के बाद मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर्स, हाइफिनेशन, ये सब चीजें आप दे सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? दैट इज लेआउट। लेआउट पर क्लिक करेंगे, ओरिएंटेशन और साइज को चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेज का साइज या पेज ओरिएंटेशन। और पेज ओरिएंटेशन कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है और आप चेंज कर सकते हैं लैंडस्केप में भी। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यूज आर देयर इन एमएस वर्ड 2021? लेटेस्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड 2021 में कितने प्रकार के व्यू होते हैं? ये तो अभी हाल ही में आईबीपीएस ने एग्जाम्स में पूछा है क्वेश्चन। बताइए टाइप्स ऑफ व्यूज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जब आप व्यू टैब पर क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको कई सारे व्यूज देखने को मिलते हैं। ये व्यूज कितने हैं? 3, 8, 7, 5 या 6? करेक्ट आंसर होगा 5 व्यूज। 5 प्रकार के व्यूज देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। यानी जो एमएस वर्ड का पेज है उसको आप रीड मोड में ओपन कर पाएंगे, प्रिंट लेआउट पे ओपन कर पाएंगे, वेब लेआउट पर ओपन कर पाएंगे, आउटलाइन और ड्राफ्ट मोड में भी ओपन कर पाएंगे। तो आंसर क्या होगा? 5 व्यूज। नेक्स्ट,
Alt plus F8 shortcut key is used in MS Word for which purpose? MS Word में Alt के साथ F8 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग आप किस उद्देश्य से करते हैं? बताइए क्या होगा आंसर? फॉर्मेटिंग, मेलिंग्स, स्पेल चेक, मैक्रोज या क्लिपबोर्ड? या आता है बताएंगे नहीं? बिल्कुल, Alt F8 का यूज हम लोग MS वर्ड में करते हैं मैक्रोज के लिए। व्यू टैब में हमें मैक्रोज मिलता है जिसका काम होता है रिकॉर्ड करना। जो रेपिटेटिव टास्क है उनको रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रोज का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मैक्रोज। Alt F8 का इस्तेमाल करते हैं मैक्रोज को रन करने के लिए। तो अगर कभी भी मैक्रोज की शॉर्टकट की पूछे तो आंसर होगा Alt प्लस F8। Alt प्लस F8 का काम क्या होगा? तो आंसर है मैक्रोज को रन करना, दैट इज दी वर्किंग। नेक्स्ट, डैश फीचर इन MS Word allows you to communicate information with graphics instead of just using text। बहुत ही फेमस क्वेश्चन। MS Word में ऐसी कौन सी सुविधा है आपको केवल टेक्स्ट का उपयोग करने के बजाय ग्राफिक्स के साथ जानकारी संप्रेषित करने की अनुमति देता है? ऐसा कौन सा फीचर है जो ग्राफिक्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा? वर्ड आर्ट, स्प्लिट विंडो, इमर्सिव रीडर, स्मार्ट आर्ट या बुक मार्क? क्या होगा आंसर? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का काम क्या होता है कि जो भी आप प्रोसेस बनाना चाहते हैं उसे प्रोसेस में कन्वर्ट कर देगा, हायरार्की में कन्वर्ट कर देगा, ताकि आप अपने टेक्स्ट को बहुत बेहतर तरीके से डिस्प्ले कर पाए। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट आर्ट। मिलता कहां पर है? इंसर्ट पर। MS वर्ड ओपन करिए, इंसर्ट टैब पर क्लिक करिए और आपको देखने को मिलेगा क्या? स्मार्ट आर्ट का फीचर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि MS वर्ड में स्मार्ट आर्ट कहां देखने को मिलता है, तो आंसर होगा इंसर्ट टैब। और इसका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन? MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन। कौन सी शॉर्टकट कुंजी वर्तमान प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड सम्मिलित करती है? न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में? कंट्रोल प्लस M टू ऐड अ न्यू स्लाइड या टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड? इन दोनों ही केस में आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस M। आप होम पर जाइए, न्यू स्लाइड का ऑप्शन आपको मिलेगा और न्यू स्लाइड में जब आप जाके माउस के पॉइंटर पे रखेंगे तो आपको यहां पर इसकी शॉर्टकट की भी मिल जाएगी, कंट्रोल प्लस M टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, टू ऐड अ न्यू स्लाइड, कंट्रोल प्लस M। नेक्स्ट, इन PowerPoint 365 रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन? PowerPoint 365 में रिहर्स टाइमिंग विकल्प उपलब्ध है कहां पर? पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का यूज हम लोग क्यों करते हैं? अगर हमें हर एक स्लाइड की टाइमिंग को रिकॉर्ड करना है कि हर एक स्लाइड मान लीजिए 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक आए। अगर हमें कुछ ऐसा करना है कि सपोज करिए 5 स्लाइड्स हैं और हर स्लाइड 3 सेकंड के बाद बदल जाए या हर स्लाइड 5 सेकंड के बाद अपने आप बदल जाए, तो इसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? रिहर्स टाइमिंग का। जहां पर टाइमर चल रहा होता है, 5 सेकंड होने पर नेक्स्ट स्लाइड कर देते हैं, फिर 5 सेकंड होने पर नेक्स्ट स्लाइड कर देते हैं और इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि अपने आप वो स्लाइड शो हो। तो PowerPoint 365 में रिहर्स टाइमिंग विकल्प किस ऑप्शन में उपलब्ध है? स्लाइड शो के ऑप्शन में, यानी सेकंड आंसर होगा स्लाइड शो टैब। अब देखिए, PowerPoint ओपन करिए, PowerPoint में स्लाइड शो पर जाइए और स्लाइड शो पे जाने के बाद रिहर्स टाइमिंग पर क्लिक करिए, तो आप देखेंगे कि जो आपकी स्लाइड हैं वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितने समय के लिए आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप रिकॉर्ड कर लीजिए। दी ऑप्शन इज कॉल्ड रिहर्स टाइमिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि रिहर्स टाइमिंग किस टैब में अवेलेबल है, तो आंसर होगा स्लाइड शो। स्लाइड शो में रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है जिसके द्वारा हर एक स्लाइड को हम टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं? तो आंसर होगा रिहर्स टाइमिंग।
दोनों तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्लाइड शो देन रिहर्स टाइम। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। कह रहा है जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर या तो सिस्टम होता है, या तो एप्लीकेशन होता है, और या तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो अगेन सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? ट्रांसलेटर हैं जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर एक साथ डीबग करेगा और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करके डीबग करेगा। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ओपन सोर्स, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर, ये सबके सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम के लिए कंपलसरी है कि कंपाइलर भी होना चाहिए, इंटरप्रेटर भी होना चाहिए और असेंबलर भी होना चाहिए, तभी तो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम कर पाएंगे। सी, C++, जावा, है ना, इन सब में आपके क्या होते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर्स। नेक्स्ट, इन डेटाबेस हायरार्की व्हाट कम्स आफ्टर बाइट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेटाबेस पदानुक्रम में बाइट के बाद क्या आता है? अगर आपने डेटाबेस की हायरार्की पढ़ी है तो क्या होता है? बिट, बाइट, फील्ड्स, रिकॉर्ड, फाइल, डेटा, डेटाबेस, DBMS, यही तो होती है। तो बाइट के बाद क्या आएगा? फील्ड्स। फील्ड क्या कहीं दिया है? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आपको ये याद करने की रिक्वायरमेंट है कि सबसे छोटी यूनिट बिट, बिट के बाद बाइट, फिर फील्ड्स, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल और फिर डेटाबेस। ये होगी इसकी हायरार्की। तो अगर एग्जाम में पूछें बिट के बाद क्या आएगा डेटाबेस में? बाइट। बाइट के बाद क्या आएगा? फील्ड्स। फील्ड्स के बाद क्या आएगा? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के बाद क्या आएगा? फाइल्स। फाइल्स के बाद क्या आएगा? डेटाबेस। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, डैश इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस। डैश डेटाबेस तक पहुंचने और उसमें हेर फेर करने के लिए एक मानक भाषा है। अगर डेटाबेस को बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, ऑल्टर करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, कुछ भी अगर डेटाबेस के साथ करना चाहते हैं तो लैंग्वेज कौन सी होगी? SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी 4th इज द राइट आंसर। तो डेटाबेस के लिए जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाई गई वो कौन सी थी? SQL, जो कि डेटाबेस पर जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करती है। नेक्स्ट, रोम इज मेड अप ऑफ। मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, मेमोरी, नंबर सिस्टम, ये वायरस, है ना, जहां वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मेमोरी से ये क्वेश्चन आ रहा है, जरा बताइए इसका आंसर कि रोम इज मेड अप ऑफ। रीड ओनली मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है? नैंड और ऑर गेट्स, नॉर एंड डिकोडर, डिकोडर एंड ऑर गेट्स, नैंड एंड डिकोडर या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा डिकोडर एंड ऑर गेट्स, यानी डिकोडर और गेट का कॉम्बिनेशन ही होता है आपका रोम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डिकोडर एंड और गेट। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम क्या होता है? आप जानते हैं कि ये एक प्रकार की परमानेंट मेमोरी होती है जिसको प्राइमरी मेमोरी के कैटेगरी में रखते हैं। रोम कैसी है? परमानेंट की वजह से नॉन वोलेटाइल इन नेचर है। बायोस के रिगार्डिंग जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके रोम में ही स्टोर होते हैं। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि बायोस से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं वो कहाँ स्टोर होंगे? तो आंसर क्या होगा? दैट इज रोम में, रीड ओनली मेमोरी में, जो कि परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट, द प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी।
कह रहा है जो प्राइमरी मेमोरी है उसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, तो ये प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी की कैटेगरी में क्या क्या आएगा? पर्सनल कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी, जिसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, उसमें क्या क्या होता है? रैम ओनली, रोम ओनली, बोथ रैम एंड रोम, कैशे मेमोरी या बफर मेमोरी? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ रैम एंड रोम। तो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी में दो ही मेमोरी आती हैं, एक रैम और एक रोम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ रैम एंड रोम, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी? सिस्टम की बूट सेक्टर की फाइल्स किस कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होती हैं? रैम, रोम, कैशे, रजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। जब कंप्यूटर बूट मतलब ऑन होता है, तो बूट होने पर जो कंप्यूटर की फाइल्स हैं वो कहां पर स्टोर होंगी? बताइए। बिल्कुल सही एंड दैट इज कॉल्ड रोम, रीड ओनली मेमोरी में, क्योंकि बूटिंग सेक्टर की जितनी भी फाइल्स हैं वो हमारी हर बार कहां पर लोड होती हैं? रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज रोम, दैट इज अ परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की? ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में सबसे कम स्थान पर है? कैशे, रैम, सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर या रोम? आप सब जानते हैं लोएस्ट का मतलब होता है स्लोएस्ट। तो कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में सबसे लोअर पायदान पर कौन सी मेमोरी होती है? हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सब लोएस्ट होती हैं, जो कि सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज द लोएस्ट, दैट इज द स्लोएस्ट यू कैन से। क्लियर है? जिसमें आपकी पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये सब आएंगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। अब अगर फास्टेस्ट स्पीड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की? कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में निम्न में से किसकी गति सबसे तेज है? सोचो, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर, अगर है तो आंसर होगा रजिस्टर, मिल गया। तो यानी करेक्ट आंसर इज व्हाट? रजिस्टर इन सीपीयू, जो कि सबसे फास्टेस्ट है। लेकिन अगर रजिस्टर ऑप्शन में ना होता तो करेक्ट आंसर क्या होता? कैशे। और अगर कैशे भी ऑप्शन में ना होता तो करेक्ट आंसर होता रैम, क्योंकि जब भी हम फास्टेस्ट मेमोरी की बात करते हैं तो हमेशा रजिस्टर नंबर 1 पे आता है, फिर सेकंड नंबर पे कैशे और थर्ड नंबर पे रैम, और चौथे नंबर पर फिर हार्ड डिस्क से कंपैरिजन करें तो एसएसडी आ जाता है। तो इसलिए फास्टेस्ट मेमोरी के केस में जो करेक्ट हायरार्की बनेगी वो क्या बनेगी? रजिस्टर सबसे तेज, फिर कैशे मेमोरी सबसे तेज, फिर रैम सबसे तेज, फिर सेकेंडरी मेमोरी के केस में एसएसडी सबसे तेज। तो अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर, कैशे है तो कैशे, रैम है तो रैम और एसएसडी है तो एसएसडी। लेकिन हायरार्की याद रखिएगा कि सबसे पहली प्राथमिकता किसको देंगे? रजिस्टर को। ये अगर ऑप्शन में नहीं तो फिर कैश, दोनों अगर ऑप्शन में नहीं तो रैम, तीनों अगर ऑप्शन में नहीं तो एसएसडी। क्लियर है? वेरी गुड। विच मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी? बताइए, कौन सी मेमोरी सीपीयू यानी प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी, मेन मेमोरी मतलब रैम, तो सीपीयू और रैम के बीच में जो बफर के रूप में काम करती है वो मेमोरी कौन सी है? कैशे मेमोरी, यानी थर्ड इज द राइट वन। कैशे मेमोरी किसके बीच में काम करती है? सीपीयू यानी प्रोसेसर, मेन मेमोरी मतलब रैम। तो प्रोसेसर और रैम के बीच में जो डेटा को जल्दी स्टोर करने का काम करती है दैट इज कॉल्ड कैशे, कि डेटा यहां पर स्टोर हो जाए, और जो भी कंप्यूटर लगातार डेटा को एक्सेस कर रहा है उसको कहां स्टोर कर दिया जाता है? कैशे में। कैशे में डेटा का मिलना हिट कहलाता है और कैशे में डेटा का ना मिलना मिस कहलाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा।
सीपीयू और कैशे के बीच में जो डेटा का ट्रांसफर होगा उसे वर्ड ट्रांसफर बोलेंगे, और मेन मेमोरी और कैशे के बीच में जो डेटा का ट्रांसफर होगा उसे ब्लॉक ट्रांसफर बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि कैशे मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, वर्ड ट्रांसफर, और कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में जो डेटा का ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा, ब्लॉक ट्रांसफर के फॉर्मेट में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रोम इज यूज्ड फॉर इरेजिंग पर्पस ओनली। बताइए किस प्रकार की रोम का उपयोग केवल मिटाने के लिए किया जाता है। रोम कितने प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। प्रोग्रामेबल रोम जिसको इरेज नहीं किया जा सकता, ईपी रोम जिसको इरेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, और ईईपी रोम जिसमें भी इरेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो इरेजिंग पर्पस के लिए कौन सी यूज करते हैं, ईईपी रोम जो कि लेटेस्ट है, जिसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। तो फॉर इरेजिंग पर्पस ओनली के केस में आंसर क्या होगा, ईईपी रोम, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्यों, क्योंकि आजकल ईईपी रोम का जो एडवांस्ड फॉर्म है वो क्या है, फ्लैश मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी का मतलब जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, यही तो होगा। पेन ड्राइव होगी, एसएसडी होगी, मेमोरी कार्ड होगा, जहां पर हम डेटा को सिर्फ इरेज करने के लिए और जल्दी से स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो आंसर इज व्हाट, ईईपी रोम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसएसडी, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। इसका किसका एग्जांपल है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। हार्ड डिस्क से अगर हम कंपेयर करें तो एसएसडी काफी फास्ट मानी जाती है और होती भी है, क्योंकि एसएसडी हमारी कैसी टेक्नोलॉजी है, फ्लैश मेमोरी पर बेस्ड। तो कह रहा है कि एसएसडी किस पर बेस्ड है, किसका एग्जाम्पल है, हार्ड ड्राइव का नहीं, सीडी का नहीं, डीवीडी का नहीं, क्योंकि सीडी और डीवीडी तो ऑप्टिकल डिस्क में आएंगी। हार्ड ड्राइव मैग्नेटिक डिस्क का पार्ट है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्लैश ड्राइव कहें या फ्लैश मेमोरी, बात तो एक ही है। और फ्लैश मेमोरी के केस में पेन ड्राइव आएगा, मेमोरी कार्ड आएगा, और एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव आएगी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रैकिंग, क्रैशिंग, पार्टीशनिंग, फॉर्मेटिंग या कंप्रेशन। करेक्ट आंसर इज फॉर्मेटिंग। हार्ड डिस्क को जब हम ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉर्मेट करना, यानी फॉर्मेटिंग, यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब हार्ड डिस्क की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, जहां डेटा स्टोर करते हैं वो छोटी यूनिट सेक्टर है, सबसे छोटी यूनिट ट्रैक है, और हार्ड डिस्क किस में बटा होता है, ट्रैक और सेक्टर में, है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर इज यूज्ड, निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, बोथ 2 and 3 या बोथ 1 and 2। क्या होगा आंसर, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का यूज करते हैं उस वाली रैम में जो हमारे लैपटॉप में यूज होती है, जो हमारे मोबाइल फोन में यूज होती है। तो हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्टफोन या टैबलेट में जो रैम यूज होती है वो कौन सी है, डायनेमिक रैम। तो आंसर क्या होगा, डायनेमिक रैम इज द करेक्ट आंसर, विच इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर बोथ। नेक्स्ट, the dash layer is in charge of the error free transport of data frames। बताइए, डैश परत डेटा फ्रेम की त्रुटि मुक्त परिवहन का प्रभारी है, यानी ऐसी कौन सी लेयर है ओएसआई मॉडल में जो एरर फ्री डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है और डेटा को फ्रेम्स के फॉर्मेट में भेजती है। हम जानते हैं एरर फ्री का काम किसका है, डेटा लिंक लेयर का, जो कि दूसरी नंबर की लेयर होती है। और डेटा लिंक लेयर में ही डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा, फ्रेम्स के फॉर्मेट में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डेटा लिंक लेयर।
और डेटा लिंक लेयर किस पर काम करती है? मैक एड्रेस पर। यस, मैक एड्रेस कहां पर लिखा होता है? एनआईसी कार्ड के ऊपर। और एरर फ्री डेटा ट्रांसफर का काम भी किसका है? डेटा लिंक लेयर का, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द टीसीपी आईपी मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी परतें होती हैं? हम जानते हैं नेटवर्किंग में दो मॉडल होते हैं। सबसे पहला मॉडल टीसीपी आईपी मॉडल और दूसरा मॉडल ओएसआई मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर्स? पहले 4 लेयर होती थी, NITA नीता के नाम से जानते थे, और फिर 5 लेयर्स हो गई अपडेट करके। तो यहां पर 4 लेयर भी ऑप्शन है और 5 लेयर भी। तो हम आंसर किसके अकॉर्डिंग देंगे? अपडेटेड के अकॉर्डिंग, यानी 5 लेयर्स इज द करेक्ट आंसर। पहले वाली जो आपकी 4 लेयर थी वो कौन सी थी? नीता, नेटवर्क लेयर जिसको लिंक लेयर भी बोलते हैं, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, जिसको अपडेट करके 5 लेयर्स में कन्वर्ट किया गया ओएसआई मॉडल के तर्ज पर। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, इसमें 2 लेयर मिसिंग होती है। कौन कौन सी? सेशन और प्रेजेंटेशन। ये 2 लेयर आपकी ओएसआई मॉडल में होती हैं, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं होती। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल में वो कौन सी 2 लेयर्स हैं जो नहीं होती और ओएसआई मॉडल में होती हैं। तो आंसर क्या होगा? सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश was a boot sector virus which means it infect the boot sector of floppy disk। बताइए, डैश एक बूट सेक्टर वायरस था जिसका अर्थ है कि इसने फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को संक्रमित कर दिया था। बूट सेक्टर वायरस का मेन काम क्या होता है? कंप्यूटर को बूट होने से रोकना, यानी कंप्यूटर ऑन ही ना हो पाए। ऐसा वायरस बनाओ कि कंप्यूटर बूटिंग ना कर पाए, और ऐसे वायरस का नाम क्या है? ब्रेल। पहला बूट सेक्टर वायरस दैट इज कॉल्ड ब्रेल। किसने बनाया? पाकिस्तान के द्वारा अमजद फरूक अलवी ब्रदर्स के द्वारा ये बनाया गया, दैट इज कॉल्ड ब्रेल, डेवलप्ड बाय पाकिस्तान। बूट सेक्टर वायरस जो किस पर इन्फेक्ट करता है? फ्लॉपी डिस्क पर। बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी डिस्क या बूट सेक्टर ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड ब्रेल। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे पहले वायरस का नाम बताइए, नेम द फर्स्ट वायरस, तो आंसर क्या होगा? क्रीपर। फर्स्ट वायरस इज क्रीपर, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज ब्रेन, फर्स्ट एंटीवायरस इज रीपर। पहला एंटीवायरस क्या है? रीपर। फिर से सुनो, पहला वायरस क्रीपर, पहला बूट सेक्टर वायरस ब्रेन, पहला एंटीवायरस रीपर। क्लियर? नेक्स्ट, डैश आर स्टैंड एलोन मैलिशियस प्रोग्राम दैट कैन सेल्फ रेप्लिकेट एंड प्रोपोगेट इंडिपेंडेंटली। डैश क्या स्टैंड एलोन दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो स्वयं प्रतिकृति कर सकता है और स्वतंत्र रूप से प्रचारित कर सकता है? क्या बोलते हैं? स्टैंड एलोन यानी आत्मनिर्भर है, मैलिशियस है, खतरनाक है, मैलवेयर टाइप का है। स्टैंड एलोन मतलब आत्मनिर्भर, और आत्मनिर्भर और स्टैंड एलोन की अगर बात करेंगे तो आंसर एक ही होगा। क्या? वॉर। राइट वंस रीड मैनी, जो कि आत्मनिर्भर है, स्टैंड एलोन नेचर का है, किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की इसको रिक्वायरमेंट नहीं, बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के ये काम करता है, प्रोपोगेट करता है, दैट इज कॉल्ड वॉर्म इज द करेक्ट आंसर। वायरस की अगर हम बात करें तो ये स्टैंड एलोन नहीं है, इसको ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है। जब इंसान क्लिक करता है, डबल क्लिक करता है, पेन ड्राइव लगाता है, इंटरनेट ऑपरेट करता है, तब आता है, दैट इज कॉल्ड वायरस। और जो अपने आप एंटर करे बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, जो डिपेंडेंट ना हो किसी पर, इंडिपेंडेंट हो, दैट इज कॉल्ड वॉर्म। नेक्स्ट, डैश was released in dash as the default browser on Macintosh personal computer। Macintosh का मतलब एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्पल पर काम करने वाला जो ब्राउजर है वो कौन सा है? बताइए।
बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड सफारी। और सफारी कब रिलीज किया गया? 2003 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सफारी को मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर पर डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में 2003 में जारी किया गया था। द करेक्ट आंसर है सफारी विद ईयर 2003, यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज द नंबर 1 सर्च इंजन इन साउथ कोरिया फॉर आउटपेसिंग गूगल लोकली। डैश दक्षिण कोरिया में नंबर 1 खोज इंजन है जो स्थानीय स्तर पर गूगल से कई अधिक पॉपुलर है। क्या है ये? बिंग, बेडू, ask.com, नेवर या डगडगो? करेक्ट आंसर होगा नेवर। नेवर जो है वो कहां का सर्च इंजन है? साउथ कोरिया का। और गूगल कहां का है? अमेरिका का। तो अमेरिका में गूगल फेमस है, लेकिन साउथ कोरिया में जो फेमस है वो क्या है? दैट इज नेवर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नेवर। डेवलप्ड बाय हूं? साउथ कोरिया। याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। और ये ऐसे भी पूछते हैं कि नेवर जो कि एक सर्च इंजन है किस कंट्री का है? तो आंसर क्या होगा? दैट इज साउथ कोरिया। नेवर साउथ कोरिया, साउथ कोरिया नेवर, है ना? ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूटूथ का एक उदाहरण है? ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या ऑल ऑफ दीज? हॉटस्पॉट की बात करें, टीथरिंग की बात करें या ब्लूटूथ की बात करें, ये सब क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। जिगबी की बात करें, दीज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी पैन बोलते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट इज अ टाइप ऑफ अ ब्लूटूथ। नेक्स्ट, which of the following layer is responsible for the process of processing delivery in a general network model? सामान्य नेटवर्क मॉडल में प्रोसेसिंग डिलीवरी की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परत जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है? प्रोसेस ऑफ प्रोसेस, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को करने के लिए जो लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसको हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल भी बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा? एंड टू एंड लेयर या प्रोसेस टू प्रोसेस लेयर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर पर कितनी प्रोटोकॉल काम करती हैं? 2, एक टीसीपी और एक यूडीपी। टीसीपी जिसे कनेक्शन ओरिएंटेड बोला जाता है, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जिसे कनेक्शन लेस बोला जाता है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल प्रोटोकॉल का नाम बताइए। तो आंसर होगा टीसीपी। कनेक्शन लेस नॉन रिलायबल प्रोटोकॉल का नाम बताइए जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता, दैट इज यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैरिटी बिट? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। पैरिटी बिट का मेन उद्देश्य क्या है? टू डिटेक्ट द एरर, इनक्रिप्शन ऑफ डेटा, टू ट्रांसमिट फास्टर, टू आइडेंटिफाई द यूजर या ऑल ऑफ दीज? पैरिटी बिट का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि एरर का पता लगाया जाए, एरर को डिटेक्ट किया जाए विद द हेल्प ऑफ पैरिटी बिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एरर को डिटेक्ट करना, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी गुड, टू डिटेक्ट द एरर। अगर एग्जाम में पूछें कि एरर को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, एरर की पहचान करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा? पैरिटी बिट। और पैरिटी बिट का यूज क्यों करते हैं? डिटेक्ट द एरर, एरर को पहचानने के लिए, एरर का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डज अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर? इंटरनेट पर हाइपरलिंक दस्तावेजों का संग्रह क्या बनता है? हाइपरलिंक का मतलब जिस पर आप क्लिक करें और एक नया लिंक खुल जाए, एक नया पेज ओपन हो जाए, एक नया पेज नेविगेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के फॉर दी हाइपरलिंक पर्पस। और कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक। यानी करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब। HTML क्यों नहीं?
क्या क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसकी मदद से वेबसाइट डेवलप करते हैं? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम वेब पेजेस को डेवलप करते हैं? अगर ये पूछा जाता तो आंसर क्या होता? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, which is used to create the web pages and websites. Next, size of IPv4 is and IPv6 is. यहां से क्वेश्चन तो आता ही आता है कि IPv4 का साइज बताइए, IPv6 एड्रेस का साइज बताइए या मैक एड्रेस का साइज बताइए। तो हम लोग जानते हैं IPv4 32 बिट 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है ना। ये तो याद रखिएगा, ये बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। तो IPv4 के केस में 32 बिट, IPv6 के केस में 128 बिट, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब इन तीनों को एक बार बोलिए मेरे साथ, IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट और मैक एड्रेस 48 बिट। क्लियर? नेक्स्ट, each NIC card is assigned a unique dash that is burned into. प्रत्येक NIC कार्ड को एक अद्वितीय डैश सौंपा गया जिसे जला दिया जाता है किसमें? बताइए। तो NIC कार्ड का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसका यूज किया जाता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। अगर NIC कार्ड नहीं होगा तो नेट कनेक्ट नहीं हो पाएगा, इंटरनेट काम नहीं करेगा। तो NIC कार्ड के ऊपर क्या लिखा होता है? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस किसके ऊपर लिखा होता है? NIC कार्ड के ऊपर। तो ईच NIC कार्ड इज असाइंड अ यूनिक मैक एड्रेस दैट इज बर्न्ड इनटू, जिसको जलाया जाता है किसमें? रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। क्योंकि मैक एड्रेस के साथ में हमेशा आंसर क्या आएगा? रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। मैक एड्रेस कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का। मैक एड्रेस इज अ 12 डिजिट नंबर, जिसमें पहली की 6 डिजिट OUI बताती है, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। किस ऑर्गेनाइजेशन का है ये डिवाइस, ये बताएगी। और आखिरी के 6 डिजिट क्या बताएंगी? NIC कंट्रोलर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि जो मैक एड्रेस है वो कितने डिजिट का होगा? 12 डिजिट का। स्टार्टिंग के 6 डिजिट क्या बताएंगी? OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। और आखिरी की 6 डिजिट क्या बताएंगी? NIC कंट्रोलर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। याद रखिएगा ये चीज। और मैक एड्रेस किस फॉर्म में होता है ये तो पता होगा ना। मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होगा? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। IPv6 किस फॉर्मेट में होगा? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ये दोनों याद रखिएगा कि IPv6 पूछे और मैक एड्रेस, इन दोनों का फॉर्मेट क्या होगा? हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इज कॉल्ड। बताइए। MS ऑफिस का जो PIM है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो क्या है? आउटलुक। MS Outlook is considered as the personal information manager of Microsoft Office. Microsoft Office का व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक क्या है? Outlook। और Outlook को पहले किस नाम से जाना जाता था? हॉटमेल। हॉटमेल को किसने डेवलप किया था? सबीर भाटिया ने। तो ये पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि हॉटमेल आया, सबीर भाटिया जी ने डेवलप किया। माइक्रोसॉफ्ट आया, उसने कहा ये हॉटमेल मुझे दे दो ठाकुर। सबीर भाटिया ने कहा कितने रुपए देंगे? माइक्रोसॉफ्ट ने कहा जितने आपको चाहिए। साइन हुआ, ब्लैंक चेक दिया, फिल किया, हो गया इनका। तो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया किससे? सबीर भाटिया से। और नाम बदल दिया कि हॉटमेल नहीं, अब इसको किस नाम से जानेंगे? MS आउटलुक के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के नाम से, जो कि क्या है? पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, एक तरीके का ईमेल क्लाइंट है ना। MS आउटलुक इज कॉल्ड ईमेल क्लाइंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP एंड POP3? ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। ईमेल, मेल भेजने वाली जो प्रोटोकॉल होती है, मेल सेंड करने वाली प्रोटोकॉल SMTP, मेल को रिसीव करने वाली जो प्रोटोकॉल होती है वो IMAP,
या POP3 होती है। तो SMTP और POP3 का पोर्ट नंबर क्या होगा, ये अलग अलग भी पूछते हैं और एक साथ भी पूछ सकते हैं। तो SMTP काम करता है 25 नंबर पे और POP3 काम करता है 110 नंबर पे। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, 25 एंड 110। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 25 पोर्ट नंबर पे और POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 110 नंबर के पोर्ट नंबर पे। क्लियर, वेरी गुड। डैश इज द फिशिंग प्रोसेस इज डन थ्रू द मीडियम ऑफ टेलीफोन। फिशिंग का मतलब अपने जाल में फंसा के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी चीजों पर हैकिंग करना, बैंक अकाउंट को क्रैक करना, ले लेना धोखे से, दैट इज कॉल्ड फिशिंग। तो डैश क्या फिशिंग प्रक्रिया टेलीफोन के माध्यम से की जाती है, पर अगर यही फिशिंग प्रोसेस एक टेलीफोन कॉल के द्वारा किया जाए कि आपको किसी का कॉल आए और वो आपसे डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर या आपके ऑनलाइन इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करे, तो इसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग का मतलब वॉइस फिशिंग, दैट इज कॉल्ड फिशिंग। तो फिशिंग इज द शॉर्ट फॉर वॉइस फिशिंग। अगर कॉल करके टेलीफोन की मदद से फिशिंग की जा रही है, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड फिशिंग, है ना। जैसे हम SBI से बोल रहे हैं और आप अपने ATM कार्ड का नंबर बता दीजिए, जो CVV नंबर है वो बता दीजिए, है ना। इस तरीके की अगर कॉल आती है तो दैट इज कॉल्ड फिशिंग, यानी वॉइस फिशिंग। नेक्स्ट, प्रिंट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज गिवन है एंड डैश प्रिंटिंग स्पीड इज गिवन है। कह रहा है प्रिंटर की क्वालिटी को किस में नापते हैं और प्रिंटर की स्पीड को किस में नापते हैं, ये बताइए। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता डैश में दी गई है और मुद्रण गति यानी प्रिंटर की जो स्पीड है वो डैश में दी गई है। तो हम जानते हैं कि प्रिंट क्वालिटी को किस में नापा जाता है, प्रिंटर की क्वालिटी या प्रिंटर के रेजोल्यूशन को DPI में मेजर करते हैं, डॉट पर इंचेस। और प्रिंटर की स्पीड, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इन सब की स्पीड को किस में नापते हैं, PPM, पेजेस पर मिनट में। तो आंसर क्या होगा, DPI और PPM। RPM किसकी स्पीड होती है, हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क या फैन की स्पीड को किस में मेजर करते हैं, रेवोल्यूशंस पर मिनट में, RPM में। तो अगर हार्ड डिस्क की स्पीड आपसे पूछा जाए कि हार्ड डिस्क की स्पीड को किस में मेजर करेंगे, तो आंसर क्या होगा, RPM, रेवोल्यूशंस पर मिनट। वेरी गुड। डैश इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट एंटरप्राइज यूज टू प्रोवाइड ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज। अच्छा, कह रहा है डैश क्या एक निजी नेटवर्क है जिसका उपयोग उद्यम विश्वसनीय तृतीय पक्षों को प्रदान करने के लिए करते हैं। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, VPN या W3 नेट। क्या होगा, प्राइवेट नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो आंसर इंट्रानेट भी हो सकता है और एक्स्ट्रानेट भी हो सकता है, क्योंकि इंट्रानेट वो है जो एम्प्लॉय यूज करते हैं और एक्स्ट्रानेट एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क है जो थर्ड पार्टीज यूज करती हैं, जैसे शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स या दो कंपनीज के बीच में जो नेटवर्क है वो आपका क्या है, एक्स्ट्रानेट। तो थर्ड पार्टीज की जब भी बात करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, एक्स्ट्रानेट इज द करेक्ट आंसर। और एक बिल्डिंग के अंदर एम्प्लॉइज के द्वारा यूज किया जाने वाला नेटवर्क दैट इज इंट्रानेट। तो इंट्रानेट भी आपका कैसा है, प्राइवेट, एक्स्ट्रानेट भी कैसा है, प्राइवेट, लेकिन इंटरनेट क्या है, पब्लिक नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। नेक्स्ट, डैश इज एन इंडियन प्रोप्राइटरी प्राइवेसी सेंट्रिक वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय हिडन रिफ्लेक्स यूजिंग क्रोमियम सोर्स कोड। क्रोमियम सोर्स कोड का उपयोग करके हिडन रिफ्लेक्स द्वारा विकसित एक भारतीय स्वामित्व वाली गोपनीयता केंद्रित वेब ब्राउजर कौन सा है, इंडिया का वेब ब्राउजर। इंडियन वेब ब्राउजर तो एक ही है जो कि ओपन सोर्स भी है, फेमस भी है, दैट इज कॉल्ड एपिक, दैट इज कॉल्ड एपिक। तो इंडियन ब्राउजर एपिक है, इंडिया का सर्च इंजन क्यू मामू है। इंडिया का ब्राउजर एपिक है और इंडिया का सर्च इंजन क्यू मामू है ना, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 गाइस,
वर्चुअल मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ, आभासी मेमोरी किसका हिस्सा है? वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पी रोम या कैशे मेमोरी? हम जानते हैं वर्चुअल मेमोरी का मतलब रैम के साइज को इंक्रीज करना वर्चुअली, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। इसी को वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। आपकी रैम का साइज कम है लेकिन आप रैम के साइज को वर्चुअली इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? हार्ड डिस्क से स्पेस मांग के, हार्ड डिस्क से रिक्वेस्ट की जाती है कि कुछ समय के लिए रैम को स्पेस प्रोवाइड कर दी जाए और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्या? वर्चुअल मेमोरी, आभासी मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ क्या होगा? हार्ड डिस्क, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जैसे बफर मेमोरी के केस में रैम से स्पेस मांगी जाती है, वैसे ही वर्चुअल मेमोरी के केस में हार्ड डिस्क से स्पेस को मांगा जाता है और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी या आभासी मेमोरी। और वर्चुअल मेमोरी है क्या? रैम के साइज को इंक्रीज करने के प्रोसेस को ही, इल्यूजन क्रिएट करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। क्लियर है? तो 40 में से आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके बताइएगा। आज का सेशन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस इज द ब्रॉडकास्ट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जिसे ब्रॉडकास्ट डिवाइस की कैटेगरी में रखते हैं? हब, राउटर, स्विच, गेटवे या मॉडेम? ब्रॉडकास्ट डिवाइस किसको बोलेंगे? हब, राउटर, स्विच, गेटवे या मॉडेम? क्या होगा करेक्ट आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आंसर आपको मिलेगा अगले सेशन में। कैसा लगा आपको यह सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में बेसिक से एडवांस लेवल तक पकड़ बना पाए, जिससे कि पेपर का लेवल अगर बहुत टफ भी आ जाए तो भी आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें, इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं IBPS RRB PO क्लर्क कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स, जो कि IBPS RRB PO स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, RBI एग्जाम्स, इन सब के लिए आपका हेल्पफुल रहेगा। यानी एक कोर्स और सभी एग्जामिनेशंस को कवर विद 100% एक्यूरेसी के साथ, टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज थ्योरी, सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा। यानी इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर कैसे ज्वाइन करें? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नंबर आपको यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कैसा लगा आपको यह सेशन? कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।